अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा डेप्रिसिएशन का ये लेक्चर नंबर थर्ड है, फोर्थ है, लेक्चर नंबर फोर्थ। इससे पहले हमने थर्ड लेक्चर बनवाया था जिसके अंदर हमने टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट की कैलकुलेट करके बताई थी कि उसका फॉर्मेट बताया था कि किस तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट या टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम की जाती है। डेप्रिसिएशन इस सवाल में टोटल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं, गलत कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने उसको पूरी डिटेल में तफसील से हर अकाउंट किस तरह बनाना है बताया था। आज का हमारा मेथड है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास 5 तरीके बताए गए हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला तरीका स्ट्रेट लाइन का है, दूसरा तरीका आपके पास जो है वर्किंग आवर्स का है, वर्किंग आवर्स मेथड है, तीसरा तरीका आउटपुट यूनिट मेथड है, चौथा तरीका आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है और पांचवा तरीका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है। इन पांचों तरीके में से एक दो तरीके से सवाल में आता है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताओ। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो जाती है तो फिर इसकी एडजस्टिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री की बात होती है। अभी आज हम फिलहाल आपको डेप्रिसिएशन के फार्मूले बताएंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने के। तो चलिए, आपको नज़र आ रहा है मेरे पास पेटी वाला की किताब है जो कि बहुत अच्छी किताब है और मैं यही किताब आपको पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से इसमें सॉल्यूशन हुई है। मेरा काम है बतौर टीचर किताब को किस तरह इन्होंने जो एग्जाम्पल है इन्होंने दिए हैं, जो पेपर सॉल्व किए हैं या थ्योरी दी है, उनको क्या मतलब है आपको समझा रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक टीचर की गाइड चाहिए होती है, तो मैं वो आपको गाइडलाइंस मुहैया कर रहा हूँ। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आपको नज़र आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे और आपको बताऊँगा। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज, दर्ज झेल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। टू कंप्यूट माने मालूम करना, मालूम करने के लिए। द पीरियोडिक डेप्रिसिएशन, एक अकाउंटिंग ईयर के अरसे का डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए चार्ज किया जाता है ऑफ आ फिक्स असेट, जो फिक्स असेट के ऊपर चार्ज किया जाता है, फिक्स असेट्स के ऊपर मालूम किया जाता है जितने भी फिक्स असेट आपके यूज़ होते हैं, कितनी मालियत के यूज़ हुए, कितनी वैल्यूज़ की डिक्लाइन कम हो चुकी है ड्यूरिंग द पीरियड में। वो जो वैल्यू कम हो चुकी होती है यूज़ होने की वजह से, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उर्दू में फरसूदगी कहते हैं या घिसाई बोलते हैं उर्दू में। तो हम यहाँ पे मेथड देख रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड दिए हैं। इन्होंने 4 मेथड बताए हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड बताया है, दूसरा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये एक अलग मेथड है और इन्होंने दूसरे में ही 2 मेथड बता दिए हैं। एक मेथड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट यूनिट मेथड भी बोलते हैं इसको हम, और एक नेक्स्ट है वर्किंग आवर मेथड है। ठीक है, ये अलग अलग मेथड है, दोनों एक साथ इन्होंने दे दिए हैं। फिर नेक्स्ट बताया इन्होंने डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं और डबल डिक्लाइनिंग भी बोलते हैं मेथड। इसके अंदर एक परसेंटेज दी जाती है सवाल के अंदर, 20%, 25%। उस परसेंटेज से हम जो है बुक वैल्यू के ऊपर मालूम करते हैं। फिर लास्ट दिया है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, जो ईयर लाइफ ऑफ द मशीन दी जाती है उसको हम जमा कर ले, उसके डिजिट जमा कर लें। जैसे 10 ईयर्स की आपको लाइफ दी है किसी मशीन की, तो 10 ईयर्स के जितने भी डिजिट है जमा कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सबको जमा कर लें तो मजमू आपका जमा करके मजमू आता है 55। तो 55 न्यूमरेटर हो जाता है और जो है हम पहले साल का मालूम करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हम जो है 10/55 एक साल का मालूम कर लिया। जब दूसरे साल का मालूम करें 9/55, जब दूसरा साल का भी मालूम कर लेंगे तो तीसरे साल में हमारे पास लाइफ कितनी रह गई, फिर लिखेंगे 7/55, 6/55, 5/55, 4/55, 3/55, 2/55, आखिरी ईयर्स के अंदर हम 1/55 लिखेंगे। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होंगे सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के अंदर। इसको मालूम करने का फार्मूला होता है एन ब्रैकेट लगता है इजिकल टू एन ब्रैकेट n + 1 / 2। तो ये आपका ये 55 जो हमने निकाला था ये भी आ जाएगा इस तरीके से। तो पढ़ते हैं। पहला मेथड हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि सादा सीधी इस मेथड में सेम एक जैसा अमाउंट आता है साल का, बिल्कुल एक जैसा। जैसे अगर आपने कैलकुलेट 10,000 का अमाउंट आया तो हर साल 10,000 का ही आ रहा होता है। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो 10,000 पे जाके ही पॉइंट लग जाता है और एक हर ईयर के हिसाब से इसको 10,000 पे होता है तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाती है ग्राफ के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। पढ़ता हूँ इस मेथड को। दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पीरियोडिक चार्जेस, बिल्कुल एक जैसे चार्जेस प्रोवाइड कर रहा है। 10,000 आपका किसी साल का कैलकुलेट हुआ है तो हर साल 10,000 ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे।
टू एक्सपेंसेस इक्वल पीरियोडिक चार्जेस टू एक्सपेंसेस ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। ये मेथड कहता है कि जो असेट की एस्टिमेटेड लाइफ होती है कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो हर साल सेम ही अमाउंट आता है। आगे देखते हैं, दी एनुअल डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये आपको नीचे फार्मूला दिया है, सालाना डेप्रिसिएशन मालूम करने का फार्मूला है। एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या किस तरह फार्मूला पढ़ते हैं देखते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन मालूम करने का फार्मूला है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ज़बानी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है जो हम रिकॉर्ड करेंगे साल का। ये इक्वल टू लग गया किस तरह, सबसे ऊपर लिखेंगे हम न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स। या कॉस्ट लिखा हुआ है लेकिन हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट। अगर फिक्स असेट का नाम दिया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ जो है इक्विपमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो भी नाम दिया वो लिखेंगे हम। फिर उसमें माइनस कर देंगे। सवाल में ये भी सवाल में दी गई होगी, नहीं दी होगी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, मालूम करना पड़ेगी, जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में मालूम करके दिखाई है किस तरह मालूम होती है। फिर उसमें से माइनस कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं और साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, यानी वो कीमत जो इस फिक्स असेट की जब लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी कबाड़ी की कीमत कहलाती है, वो स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। उसके बाद भी जब कबाड़ी को देंगे तो कुछ वैल्यू तो मिलेगी उसकी। उस अगर टोटल कॉस्ट में से वो वैल्यू निकाल दो जो 10 साल अगर किसी मशीन की कीमत है और 10 साल के बाद हमको 5,000 रुपये मिलती है उसकी, तो टोटल कॉस्ट जो मशीन की थी आज यूज़ होने से पहले, तो 10 साल के बाद वाली जो कीमत है 5,000 रुपये की सवाल में दी गई होगी, वो माइनस कर दो तो हमारे पास जितनी भी वैल्यू आएगी सब की सब घिसेगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। उस डेप्रिसिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ये एस्टिमेटेड माने अंदाज़ा लगाया होता है कि इस इक्विपमेंट की टोटल लाइफ कितनी होगी, जो अंदाज़न लाइफ बताई गई है 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 15 साल, उससे तकसीम कर देंगे तो साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, इसको आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा। जब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो वहाँ और बताऊंगा क्लियर करके। फिर नेक्स्ट मेथड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट यूनिट्स मेथड भी कहते हैं इसको। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्शन माने आउटपुट होती है, यूनिट्स आउटपुट यूनिट्स मेथड भी कहते हैं इसको। दिस मेथड रिलेट्स डेप्रिसिएशन टू द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये मेथड जो है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आप कर लेते हैं कि हमने जो है टोटल इस मशीन से कितनी प्रोडक्शन यूनिट पैदा कर सकते हैं ऑफ दी असेट्स। जो हमारे पास फ़र्ज़ करें मशीन है तो मशीन कितने यूनिट पैदा कर सकती है, अगर इसमें यूनिट बनाए तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी इंजीनियर एस्टिमेट करके देता है ख़रीदते वक्त, वो उसकी टोटल लाइफ ऑफ दी मशीन होती है यूनिट्स की तक में, यानी वो सर्विस देती है अपनी, वो सर्विस जो है इतने लाख यूनिट बना सकती है, तो वो उसकी लाइफ होती है। द डेप्रिसिएशन इज़ कंप्यूटेड, डेप्रिसिएशन मालूम किया था बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। पहले क्या बताया, इफ़ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ गिवन इन यूनिट्स, अगर यूनिट्स के अंदर लाइफ दी गई है मशीन की या फिक्स असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट पहले मालूम करेंगे, एक यूनिट पे कितना खर्चा आता है डेप्रिसिएशन का। तो इसका मालूम है कि इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन या टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू कहते हैं, 3-4 नाम इस्तेमाल होते हैं इसके, यानी वो वैल्यू जो इसकी लाइफ खत्म होने के बाद कबाड़ी को बेचो तो मिल जाती है, तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में से माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगा तब का सब जो है डेप्रिसिएशन होगा, उसको डेप्रिसिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जो स्क्रैप वैल्यू अगर टोटल कॉस्ट में माइनस कर दो तो क्या आती है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, और डेप्रिसिएबल कॉस्ट को एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स पे तकसीम कर देते हैं तो एक यूनिट्स की कीमत आ जाती है हमारे पास। ठीक है, ये जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप अपने फार्मूले याद रखने हैं जिस तरह बताए जा रहे हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मालूम करने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट जो अभी आपने फार्मूले से मालूम करा है ये रखेंगे यहाँ पर, इसको ज़रब देंगे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस उस पीरियड में कितने यूनिट्स मशीन ने पैदा किए हैं उससे ज़रब कर देंगे। एक यूनिट की कीमत आपको पता है, अगर 1000 यूनिट बनाए हैं तो 1000 ज़रब दे देंगे यूनिट की कीमत से, तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा इस मेथड से। इफ़ एस्टिमेटेड लाइफ और प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ गिवन इन आवर्स, अगर घंटों में दी जाती है तो अब ये नया मेथड आ रहा है, फिर इस मेथड का वर्किंग आवर्स मेथड कहलाएगा।
ये वर्किंग अगर घंटों के अंदर लाइफ दी गई है तो यूज द फॉलोइंग फार्मूला, फिर घंटों में हम ये करेंगे, यूनिट के हटा के बस लफ्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर मालूम करेंगे, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे, या हमने पर यूनिट मालूम किया था, सिर्फ ये चेंजिंग आ जाएगी। वही टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ऊपर रखेंगे, माइनस रेजिडुअल वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको तकसीम करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ टू आवर, यानी टोटल पूरी कितने घंटे ये मशीन चल सकती है उसे तकसीम कर देंगे तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन आ जाएगा रेट। और जब आपको एक एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना हो तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर जो अभी आपने फार्मूले मालूम करा है वो रखेंगे, वो 2 रुपये 3 रुपये जो भी आता है, और ज़रब देंगे कितने घंटे उस साल में काम किया मशीन ने, उन घंटों ज़रब दे देंगे तो उस साल के जितने भी घंटे काम हुआ है तो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। थर्ड मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, और इसको जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, डबल डिक्लाइनिंग मेथड बोलते हैं। इसके अंदर एक परसेंटेज दी जाती है सवाल के अंदर, उस परसेंटेज से निकाला जाता है। दिस मेथड यील्ड्स ये देता है डिक्लाइनिंग पीरियोडिक डेप्रिसिएशन मालूम करता है, चार्ज ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ, जो एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर चार्ज होता है ऑफ द असेट्स की। द बेसिक फार्मूला फॉर द मेथड इज एज अंडर, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द असेट, जो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन होती है वही फर्स्ट टाइम वो बुक वैल्यू होती है, फिर ज़रब देते हैं रेट यानी परसेंटेज सवाल में दी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है उस साल का। नोट, बुक वैल्यू ऑफ द असेट कैसे मालूम की जाती है, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं इसको, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट में से एक जो पहले साल में आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो निकाल दो, जो बचता है वो बुक वैल्यू होती है, यानी रिमेनिंग ईयर्स के लिए वो बुक वैल्यू हो जाती है, वही कॉस्ट होती है, वही वैल्यू होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल लो या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बोल लो, वो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, जितने भी साल का डेप्रिसिएशन होता है वो इसमें जमा हो जाता है, वो उसको नुमाइंदगी कर रहा होता है। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब तक आपकी मशीन पे इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है ये बता रहा होता है। विच हैज़ बीन चार्ज इन दी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जो पिछले अकाउंटिंग ईयर में चार्ज हो चुका होता है वो सब जमा हो जाता है। एक्यूमुलेट माने जमा हो जाना, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में टोटल एक्यूमुलेटेड ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम माइनस कर दो तो जो बचेगा वो बुक वैल्यू आ जाएगी। आखिरी तरीका है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का है। दिस मेथड यील्ड्स रिजल्ट, ये मेथड यील्ड माने देना, देता है नताइज देता है, सिमिलर होता है टू दोस ऑब्टेन बाय यूजिंग द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जो हमने ऊपर अभी मालूम किया है उसी की तरह नताइज देता है ये। दिस द पीरियोडिक चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन डिक्लाइन स्टेडीली over the estimated life of the assets because a successful formula for the method is as under। ये सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के अंदर हम मालूम करते हैं डेप्रिसिबल कॉस्ट के ऊपर। इसके अंदर हमको रेट खुद मालूम करना पड़ते हैं, हमको हमारे पास जो लाइफ दी जाती है उस लाइफ को हम जमा कर लेते हैं, उसके डिजिट को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, फर्स्ट करें 10 साल की लाइफ से जमा कर लिया तो न्यूमरेटर हमारे पास आया था टोटल इनका 55। पहले साल का डेप्रिसिएशन के लिए रेट इस्तेमाल करते हैं 10/55, दूसरे साल के डेप्रिसिएशन के रेट बताएंगे 9/55, तीसरे साल के लिए 8/55, चौथे साल के लिए 6/55, इस तरह ये आखिरी ईयर तक चला जाता है। इसमें रेट आपको मालूम करना पड़ता है, इसमें स्क्रैप वैल्यू का जो है काम होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का काम नहीं होता। इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन में से माइनस स्क्रैप वैल्यू करते हैं, डेप्रिसिबल कॉस्ट आती है, डेप्रिसिबल कॉस्ट पे रेट अप्लाई करते हैं, साल का डेप्रिसिएशन आ जाता है। ये इसका फार्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सबसे पहले डेप्रिसिएबल वैल्यू मालूम कर लेते हैं। डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे मालूम होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो तो आपके पास डेप्रिसिएबल वैल्यू आ जाएगी। फिर ज़रब करेंगे फ्रैक्शन में, सम ऑफ द ईयर डिजिट, जो आपने डिजिट का फ्रैक्शन बनाया है जमा करके, जैसे 10/55 पहले साल में, 9/55 दूसरे साल में। हर साल का मालूम करने के लिए वो कोई एक रेट अप्लाई होता रहता है और हर साल के लिए रेट रिड्यूस हो जाके नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। जब ये मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, नोट डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा डेप्रिसिएबल वैल्यू या डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाती है। फ्रैक्शन का एक फार्मूला दिया है, पहले तो अगर 10 साल की लाइफ है तो 10 साल के फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इज इक्वल टू 55 न्यूमरेटर, तो 55 आ जाएगा। तो इस 55 को मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला भी एक दिया गया है, पहले n लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे n + 1 / 2, तो आपका ये 55 ही आ जाएगा आप जब करेंगे ना।
10 साल की n की जगह 10 लिख देंगे, जहाँ n होगा 10 होगा +1, ये 10 + 1 क्या हो जाएगा 11, 11 को ज़रब देंगे ब्रैकेट के बाहर वाली फिगर से 10 से, तो कितना हो जाएगा 110, 110 को 2 से तकसीम करेंगे 55 आ जाएगा। n माने एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ फिक्स असेट्स। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर बड़ा हो जाएगा, आज के लिए हमारा ये मेथड, ये सिर्फ हमने मेथड के बारे में बताया था, फॉर्मूले दिखाए थे आपको। उसके बाद से हम जो है आपको आगे कैसे एंट्रियाँ रिकॉर्ड करते हैं उनके भी फॉर्मेट दिखा देंगे, फिर आपको सवाल करना हल करके दिखाएंगे। जब आपके पास फॉर्मेट होंगे एंट्री बनाने के सब चीज़ों के, तो हम सवाल हल करना आपको दिखाते जाएंगे, क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। तो ये मैंने आपको सारे मेथड के फॉर्मेट बता दिए, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें, इसका फ़ायदा हासिल कर सकें, हमारी भी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें।